हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो है क्लास 12th एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पार्ट 7 है ना। 7वां भाग है पहले अध्याय का और छठे अध्याय तक जो हम समझ चुके थे उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ये छठे पार्ट में हम समझ चुके थे टॉपिक नंबर 1.6, ठीक। और आज का हमारा 5 समझ चुके थे। आज का टॉपिक है हमारा 1.6, जिसमें हम ये समझने जा रहे हैं कि विभिन्न अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। अब केंद्रीय समस्या क्या है तो छठा भाग जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा ये, है ना। और छठा समझने के लिए आपको पहला देखना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, इससे पहले के जितने भी बने वो सारे आपको देखने हैं। तो केंद्रीय समस्या क्या होती है, तो हमने देखा था कि केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 है, जिसमें सबसे खास है संसाधनों का या साधनों का आवंटन। संसाधन या साधन, है ना, एक ही बात है, इनका आवंटन। तो इसमें हमने 3 बातें देखी थी। क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में, पहली समस्या। कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब श्रम प्रधान, पूंजी प्रधान। और उत्पादन उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये 3 मुख्य समस्या है ना, बाकी की 2 तो ये जो थी ये ठीक, 3 मुख्य समस्या है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो केंद्रीय समस्या है इनका समाधान क्या है। ये हमने जो समस्या पढ़ी इसका समाधान क्या है, ठीक है। वो भी कैसे, अलग अलग अर्थव्यवस्था में अलग अलग। अब सर अलग अलग अर्थव्यवस्था, बेटा मेरे ख्याल से दूसरा टॉपिक हमारा इसी पे था, दूसरा तीसरा टॉपिक जो लेक्चर था हमारा, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित। तो उन अर्थव्यवस्था में किस टाइप की अर्थव्यवस्था होगी बेटा, उस टाइप का वहां पर समाधान होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उन विभिन्न विभिन्न अर्थव्यवस्था का मतलब वो तीनों अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि ध्यान रखना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान समझाइए, ठीक। मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। याद रखना, पूंजीवादी को हम क्या बोलते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। और समाजवादी को हम केंद्रीय कृत योजनाबद्ध, देखो ये रहा, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये पर्यायवाची शब्द बेटा, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसका समाधान कैसा होगा बेटा। सबसे पहले तो ये कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है, ये हम हमारा शायद सेकंड या थर्ड पार्ट है जिसमें आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले देख ले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा था कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर कीमत तंत्र काम करता है। मतलब यहाँ पर निर्माता, मतलब जो फैक्ट्री मालिक है ना, निर्माता, और क्रेता, ये दोनों आपस में तय करते हैं किसी चीज का मूल्य, ठीक है ना। और ये तय कैसा होता है, मांग और पूर्ति पर। ये कीमत तंत्र को सही तरीके से आप समझ पाएंगे हमारे आगे के थर्ड और फोर्थ चैप्टर, 5th चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जब आप मांग पर पूरा एक चैप्टर है ना, एक अध्याय है, पूर्ति पर एक अध्याय है, वो पूरा समझेंगे तब जाके आपको एक कीमत तंत्र समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको कीमत तंत्र के रूप में ये कह सकता हूं कि जो अपन सब्जी मार्केट में, है ना, जाते हैं और जो हम मोल भाव करते हैं, है ना। देखिए मेरे को बताइए, किसान कैसे तय करता है कि उसे क्या उत्पादन करना है। किसान तय करता है ये सोच के कि उसके पास में संसाधन क्या है, मतलब जमीन किस तरह की है, और उस जमीन पर जो वो उत्पादन करेगा, है ना, जो बोएगा, उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में ज्यादा कीमत या ज्यादा मुनाफा या ज्यादा लाभ देती है, ठीक है। हो सकता है वो चीज सस्ती हो पर उसमें मुनाफा ज्यादा हो, लाभ का प्रतिशत ज्यादा हो, तो वो व्यक्ति वो लगाएगा। जैसे किसी को लगता है मैं कपास लगा रहा हूं, किसी को लगता है चना, है ना। तो जिस
किसान को जैसा लगता है उसकी मर्जी से वो वहां पर वो चीज का उत्पादन करता है ना। तो ऐसा किसी भी कंपनी के ऊपर है, जिस कंपनी को जैसा लगता है वो वैसे ही चीजें उत्पादन करती है। कितना उत्पादन करना है ये उस निर्माता के ऊपर निर्भर करता है ना। यहाँ सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तो याद करो मैंने बताया था कि दुबई है ना, दुबई का नाम सुना होगा, यूएई, मैं वहां था। और मैं आपको बता दूं वो कंट्री पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, बाजार अर्थव्यवस्था है ना। तो वहां पर क्या होता है, मैं जब वहां था तो मैंने एक प्रोडक्ट लेने गया था। तो मैंने उस प्रोडक्ट पर वहां से दुकान में से उठाया और उसको ऐसा पूरा घुमाता रहा। क्या देख रहा था मैं, प्राइस है ना, अपने एमआरपी लिखी होती है ना प्रोडक्ट पे, वहां प्रोडक्ट पर कोई भी किसी भी वस्तु पर कीमत नहीं लिखी होती। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवादी में वहां एक क्रेता और बेचने वाला या निर्माण करने वाला आपस में तय करते हैं कि कितने में खरीदोगे। गवर्नमेंट वहां हस्तक्षेप नहीं करती। बात समझ में आ रही? तो क्या हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर कौन सी चीज का उत्पादन करना है। देखो समस्या क्या है, समस्या यही है ना, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में। तो क्या उत्पादन होगा, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा, कौन तय करेगा, निर्माता। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब मशीनों से या श्रम से, कौन तय करेगा, निर्माता तय करेगा। ठीक है, और उत्पादन किसके लिए तय किया, उत्पादन किसके लिए किया जाए ये कौन तय करेगा। मतलब आपको घरेलू वस्तुएं बनानी है, महंगी वस्तुएं जैसे कार बनानी है ना, या आवश्यक वस्तुएं बनानी है, क्या बनानी है ये कौन तय करेगा, उत्पादक तय करेगा। निर्माता, निर्माण करने वाला या उत्पादक एक ही बात है ना। अब वो ये कैसे तय करेगा, तो वो निर्भर करता है वहां का कीमत तंत्र पर। ठीक है ना। और कीमत तंत्र क्या होता है, मांग और सप्लाई। और ये कब समझ में आएगा, ये आगे समझ में आएगा, यहाँ समझना मुमकिन ही नहीं है। पूरा एक 2 चैप्टर है बेटा, और सबसे आईएमपी चैप्टर है। यदि वो समझ लिया तो अर्थशास्त्र समझ में आ जाएगा, और हमारा 12th में नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उसी के अलॉट होते हैं। अब ये 2020 में रिड्यूस करने का कुछ मामला आ रहा है, पर उसके सबसे हाईएस्ट नंबर अभी भी रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, बहुत ज्ञान हो गया सर, अब तो इसको कंप्लीट कर दो। बिल्कुल, ये देखो, बाजार अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था होता है। स्वतंत्र मतलब यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यहाँ उत्पादक को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। बात समझ में आई? महंगी वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं, कितनी और कैसे। ठीक है, यह निर्णय कीमत यंत्र पर संयंत्र की सहायता से तय किया जाता है। मैंने आपको यही समझाया। वो ये, इसका डिसीजन कौन लेता है, उत्पादक, फैक्ट्री वाला या किसान, है ना। और ये कैसे तय होता है, वहां पर कीमत तंत्र के, कि वहां क्या चल रहा है उसके हिसाब से तय होता है ना। कीमत तंत्र से अभिप्राय है सापेक्ष कीमत, कीमत ढांचा। इसका मतलब होता है कि जैसे किसान कैसे तय करता है कि उसको कपास लगाना है या चना, वो ऐसा डिसाइड करता है कि यार वो अपना कैलकुलेशन लगाता है कि कपास इतने में बिकता है, गवर्नमेंट उसका रेट ये तय कर देती है, या चने का रेट अच्छा मिलता है, चने में इतना मुनाफा होता है। ये सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना करना। जैसे ये दो मेरे पास मार्कर है, दो अलग अलग कंपनी के, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं ये खरीदूं कि ये, तो मैं क्या करूंगा, आपस में इनकी तुलना करूंगा, इसकी क्वालिटी से लेकर इसकी प्राइस, और बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि ये विदेशी है या देसी, है ना। तो इस सापेक्ष तुलना को या सापेक्ष कीमत तंत्र ढांचे से तय होता है। ये पूरा एक आगे चैप्टर है। अभी तो आप सिर्फ समझो कि सब्जी मंडी में जो होता है वही कीमत तंत्र है, संयंत्र है। ठीक है, और उनमें होने वाले परिवर्तन जिनका बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारण होता है। ओ सर ये क्या है, ये भी वहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में जितना बोल चुका हूँ बेटा बहुत है ना, कि मांग और पूर्ति की शक्तियां। तो जिसकी ज्यादा पावर रहेगी, मांग ज्यादा होगी तो महंगा होगा, पूर्ति ज्यादा होगी तो सस्ता होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो जो ताकत में होगा,
उस हिसाब से उसकी कीमत तय होती है और फिर उसके अनुसार उत्पादक निर्णय लेता है कि उसे किस चीज का उत्पादन करना है। जैसे आप देखते हो यार कि किसी साल प्याज का रेट बहुत कम हो जाता है और किसी साल प्याज का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है? ये जो किसान लोग है ना, ये क्या करते हैं, अधिकतर मैंने देखा है कि मान लीजिए इस साल प्याज का रेट बहुत ज्यादा गया, हालांकि इस साल तो प्याज बहुत सस्ता गया है ना, बहुत सस्ता, लॉकडाउन में तो बिल्कुल बर्बाद हो गया ऐसा बोलकर से, बहुत सस्ता गया। तो अब क्या करेंगे, जब फिर से प्याज लगाने का सीजन आएगा ना, तो किसान प्याज लगाएगा ही नहीं। वो ये सोच के कि यार भाव तो इसका रेट, इसका कीमत तो मिलती नहीं है। और हो क्या जाएगा, जब ये सारे किसान एक साथ प्याज लगाना बंद कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट में प्याज की कमी हो जाएगी। प्याज की कमी हो जाएगी, मांग तो उतनी ही है, मांग नहीं बढ़ी है, मांग तो उतनी ही थी, पर प्याज की कमी हो गई, कमी हो गई तो प्याज का रेट ज्यादा हो जाएगा। फिर अगले साल किसान क्या सोचता है, अरे यार अच्छा भाव था, अब तो मैं प्याज लगाऊंगा। अब सभी सोच एक साथ ये सोचते हैं और क्या कर देते हैं, एकदम से नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, प्याज की आवक बढ़ा देंगे, है ना, सप्लाई पूर्ति, और क्या हो जाएगा, फिर से रेट डाउन। तो ये ऐसा चलता रहता है ना। मैं आपको एक और बात बता दूं बेटा, यदि आप किसान हैं, है ना, आपकी फैमिली, तो अर्थशास्त्र सीख लो, व्यवसायिक अध्ययन अच्छे से पढ़ लो, अकाउंट अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये आपका सोच बदल देगा। और मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं तो गारंटी कर रहा हूँ आपके सोचने और डिसीजन लेने का तरीका मैं बदल दूंगा। क्योंकि ज्ञान, हम यदि किसी चीज का निर्णय लेते हैं तो किस आधार पर लेते हैं, कर लें नहीं करें, ऐसा करने से अच्छा है कि हम उसको किसी ज्ञान के आधार पर उसकी तुलना करें। और हमारे जीवन में मैं बता रहा हूं, बिजनेस करने से लेकर नौकरी करना और किसान के लिए ये तीनों विषय इतने जरूरी हैं, अर्थशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन और लेखांकन। तीन में आपने समझ लिया, रटना नहीं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही कि हम रट रट के पास हो रहे हैं, और बाहर जब हम कॉलेज पढ़ लेते हैं तो हम बोलते हैं हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने रट्टा मारा है, समझा तो ही नहीं। बेटा यदि आप समझ लोगे तो आप नौकरी मांगोगे ही नहीं। यदि व्यवसायिक अध्ययन और इन तीनों को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। ठीक, फोकस ट्यूटोरियल। चलिए सर, बहुत ज्ञान बोलते हो। अरे बहुत है बोलने के लिए, मेरे पास टाइम कम पड़ता है ना, बहुत सारा बेटा, बहुत सारा। उत्पादक उत्पादन के लिए ऐसी वस्तु का चुनाव करेगा, मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन करेगा, वो बात हो रही है, जिसकी सापेक्ष कीमत अधिक हो। मतलब तुलना करेगा कि जो कौन सा ज्यादा में बिकता है, वो उस चीज का उत्पादन करेगा। जिनकी सापेक्ष कीमत अधिक हो, क्योंकि वे अधिक आय प्राप्त करने के लिए इच्छुक है। मतलब वो ज्यादा कीमत होगी तो उसमें अच्छा मार्जिन भी होगा, उसमें प्रॉफिट भी होगा। उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग करें जिनकी सापेक्ष कीमत कम हो। ये अथवा वे आयगत प्रयोग, ये हटा देना, ये आपको समझ में नहीं आएगा इतना पॉइंट। ठीक है, जिनकी सापेक्ष कीमत कम हो, मतलब श्रम का करे, श्रम से उत्पादन करवाए, या पूंजी मतलब मशीन, तो वो उस चीज का प्रयोग करेगा जिससे उसकी लागत क्या हो, कम से कम हो। ये देखो, क्योंकि वे न्यूनतम उत्पादन लागत पर उत्पादन करने के इच्छुक है। मतलब उसका जो प्रोडक्ट है वो कम से कम सस्ते में बने। देखो मान लो ये मार्केट 25 रुपए में बिकता है, तो एक उत्पादक क्या चाहेगा, 25 रुपए में इसके जैसे बहुत सारे बिक रहे हैं। अब मैं इस कंपनी का मालिक हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरा उत्पाद, ये जो उत्पाद है ये सस्ते से सस्ता बने। 5 रुपए का बन रहा होगा तो सोचूंगा 3 रुपए का बने। क्यों? क्योंकि 3 रुपए का बनेगा तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया, 22 रुपए का। तो मैं हर अपने प्रोडक्ट को सस्ते से सस्ते में बनाना चाहूंगा। बात समझ में आ रही है? न्यूनतम उत्पादन लागत। ठीक, न्यूनतम मतलब कम से कम, उत्पाद मतलब उसको बनाने की लागत। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेंगे। अच्छा, कैसे हो? देखो यहाँ पर तीनों समस्या आ गई। ठीक है, किस चीज का उत्पादन करेगा, उसका जिसमें उसकी कीमत, उसको लाभ अधिक हो। ठीक, किस तकनीक का उपयोग करेगा, जिससे कि उसकी
उत्पाद की कीमत क्या हो, कम से कम हो, उत्पादन लागत क्या हो, न्यूनतम हो। और तीसरा सवाल क्या हो गया कि किसके लिए, तो वो ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगा जो अधिकतम संभव कीमत देने के लिए तैयार हो, मतलब जो उसको अधिक से अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो, ऐसे लोगों के लिए। ठीक, मतलब सर अमीर लोगों के लिए, बिल्कुल, पूंजीवादी तो यही है। पूंजीवादी, पूंजीओं का बात समझ में आ रही ना, पैसे वालों की दुनिया। तो आगे देखें, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, देखो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मतलब सरकार, समाजवादी, जिसमें सारा निर्णय कौन लेता है, सरकार। तो सरकार ही सब चीजों को तय करती है ना, कि कौन क्या उत्पादन करेगा, कितना करेगा और किसके लिए करेगा, ये सब कौन तय करता है, गवर्नमेंट तय करती है। तो बस इसमें इतना ही है इसमें, ठीक है, इसको हम पढ़ के देख लेते हैं। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किए जाए, ये संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी, गवर्नमेंट का अधिकारी है ना, द्वारा लिया जाता है, न कि कीमत संयंत्र द्वारा। कीमत संयंत्र अभी समझाया था, उसके थ्रू नहीं होता है, किसके जरिए होता है, एक अधिकारी तय करता है कि भैया ये हो गया। जैसे हमारे मुख्यमंत्री तय कर देते हैं कि भैया चने का ये रहेगा, कपास का ये रहेगा, जिसका भी रेट कुछ फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। यह सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए होता है। ध्यान रखना, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ही क्या था, सामाजिक लाभ, मतलब समाज में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाना, है ना। और पूंजीवादी की क्या है उद्देश्य, लाभ कमाना खुद का, समाज से मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना, किसमें, पूंजीवादी में। यहाँ पर समाज से मतलब है, ठीक। तो अधिकतम समाज लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं अधिकतम निर्णय, ठीक है। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत, जो हमने अभी पढ़ी उसके विपरीत, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता। किस प्रकार की, समाजवादी, है ना। तो अब यहाँ देखो आगे, ऐसी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। पहला प्रश्न क्या है, समस्या कि किसका उत्पादन किया जाए, तो यहाँ से अब उसका आंसर, ऐसी वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकार अथवा सरकार के विचार में समाज के लिए सबसे अधिक लायक, मतलब सरकार को जो लगता है कि ये चीज सही है और ये सभी समाज के लोगों के लिए ये अच्छी है, उस चीज का उत्पादन होगा। पहली समस्या का समाधान। दूसरी समस्या क्या थी, किस तकनीक के द्वारा, है ना, श्रम या पूंजी, तो वहां पर आंसर ये है, उत्पादन की ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो। उदाहरण के लिए अत्यधिक बेरोजगारी की स्थिति में, जैसे हमारा देश बहुत ज्यादा बेरोजगारी, वहां हम श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, न कि पूंजी तकनीक। पूंजी तकनीक मतलब मशीन, ताकि बेरोजगारी कम हो जाए, है ना। तो ये दूसरा समाधान हो गया। अब कैसे लोगों के लिए उत्पादन किया जाए, तो ऐसे लोगों के लिए वस्तु का उत्पादन किया जाए जो भूखमरी से पीड़ित है, मतलब गरीब लोगों का ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। पूंजीवादी में कैसे लोगों का ध्यान दे रहे हैं हम, पूंजी वालों का, और यहाँ गरीब लोगों का ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, भाई सीधी सी बात है, दोनों के गुण, है ना, मिश्रित, पूंजीवादी भी समाजवादी भी, है ना, बाजार भी और कौन सा, केंद्रीय योजना, दोनों का मिला हुआ जो कि हमारा देश है। कुछ जरूरी चीजों पर सरकारी अधिकार होता है और सरकार उसका निर्णय लेती है, ठीक है। जैसे कि पहले बिजली का था, बिजली अभी तक प्राइवेट कंपनियों की नहीं थी, सिर्फ गवर्नमेंट की थी, कि गवर्नमेंट उसका डिसीजन लेती थी, है ना। और अभी जैसे रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट की है, ठीक है। और कृषि में बहुत सारी चीजें हैं जिसका कृषि उत्पाद जो होते हैं, है ना, अनाज वगैरह, इनका भी जो रेट है वो कौन तय करता है, गवर्नमेंट तय करती है। तो कुछ जो जरूरी है, जीवन आवश्यक चीजें हैं, उनका उनसे संबंधित निर्णय सरकार लेती है। और जो अमीरों के लिए जो चीजें हैं जैसे कार वगैरह, है ना, इनके बारे में कौन निर्णय लेता है बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरीके से कीमत तंत्र तय करता है, ठीक। बस इतना ही है, मैं इसको नहीं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यदि ये दोनों समझ में आया है, सर पढ़ दो ना, चलो भाई पढ़ देते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आज का मेरा छठा लेक्चर है ये,
हाँ, और ये नाइट हो चुकी है, आप देख रहे होंगे लाइट ऐसे लगे हुए हैं बिल्कुल। सर आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बेटा क्या करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार तथा केंद्रीय योजना दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के अवगुणों का त्याग किया जाता है, मतलब इन दोनों में जो अवगुण हैं दोनों अर्थव्यवस्था में उसको छोड़ दो और अच्छा अच्छा उठा लो। समझ में आ रही बात? क्या कैसे किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय कीमत तंत्र तथा सामाजिक कल्याण दोनों पर आधारित होता है। वही जिस पे भाई लग्जरी चीजों के लिए हम कीमत तंत्र पे छोड़ देंगे और आवश्यक चीजों के लिए हम किसको कर देंगे, सरकार डिसीजन लेगी। ठीक है, इस प्रकार की परिस्थिति को नियंत्रित कीमत संयंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस तंत्र को क्या कहेंगे, नियंत्रित कीमत तंत्र। ध्यान से नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा तंत्र कहलाता है, नियंत्रित, मतलब जिसको हम कंट्रोल करते हैं, ऐसा कीमत तंत्र जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वो स्वतंत्र होता है। और सामाजिक, बेटा बस यार इतना तो तुम पढ़ ही लोगे ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको भी पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये हमारा 7वां पार्ट था। 8वें पार्ट में हम क्या देखेंगे, 8वें पार्ट में आप बिल्कुल नई चीज देखेंगे। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बहुत हो गया, अब हम कुछ नई चीज देखेंगे। इस तरह का ग्राफ देखेंगे बिल्कुल, है ना। ये देखो, और शोर ये क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना। आराम से समझना, आराम से पढ़ना, कोशिश करा करो। कॉपी अपने साथ में रखो, सीधे बैठो, मोबाइल को इस तरह से रखो, ईयरफोन लगाओ, राइट। लेटते लेटते नहीं देखने का ये सबसे गलत तरीका है। साइंस भी कहता है कि मेरू रज्जु होती ना, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी बेटा, दिमाग ज्यादा चलता है। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जो बच्चे ये क्या बोलते हैं, हमारे ट्यूटोरियल को ज्वाइन करना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फोकस ट्यूटोरियल, और उस पर चैट पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है,